नमस्कार, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद है और इस शो में अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा आपके सवालों पर। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो भी आपको बता देते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आप हमें लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, वहां पर भी अपने सवाल हमसे पूछिए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा सवालों को इस शो में शामिल करने की। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। निर्मल बैंक से आयुष मेहता और SMC ग्लोबल से सौरभ जैन मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सौरभ, थोड़ा सा बाजार की उतार चढ़ाव पर फोकस करना है, क्योंकि जिस तरह से हमने यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त दर्ज होते हुए देखी है, आशंका और संभावना यहाँ पर ये जताई जा रही है कि FIIs की बहुत मोटी सेलिंग आ सकती है और अगर आएगी तो उसका प्रेशर एक बार फिर से लार्ज कैप्स पर देखने को मिलेगा। देखिए, नतीजों का भी एक माहौल है। हमने देखा है किस तरह से यहाँ पर IT पैक के नतीजे मूड खराब करने वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की बाइंग या सेलिंग प्रेशर आता है, माफ कीजिएगा, सेलिंग प्रेशर आता है और वो भी मुख्य तौर पे लार्ज कैप्स पर। तो इवन इफ वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, कितना और प्रेशर में लार्ज कैप्स आ सकते हैं सौरभ? देखिए, हमको देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर थोड़ा सा अलग चाल चलेगा। जैसे अभी जो स्थिति हो गई है, पिछले 3 महीनों से जो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है वो फेड के मुताबिक नहीं आ रहा और अभी ईरान इराक के बाद जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जिस तरह से तेल ऊपर गया, तो इसकी वजह से लग रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर सारी इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में कंटिन्यू रहेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड भी अब ऊपर की तरफ निकल गया है और जो इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन थे वो भी अभी और आगे चले गए। प्रोबेबली यूएस में इलेक्शन के बाद नवंबर दिसंबर में शायद कट अगर आए तो आए। इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आईटी का जो भी नरम क्वार्टर आया, जो कि स्वाभाविक था, हालांकि माना जा रहा था कि मार्च का क्वार्टर नरम आएगा, लेकिन आउटलुक भी वहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और कंपनियों ने, जितनी भी दिग्गज कंपनियां, उन्होंने बोला डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे अभी जो है कंपनियां वो कम कर रही हैं और क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने वाला है, यूएस के मार्केट में भी प्रेशर है और ज्यादातर बिजनेस यूएस से आता है, यूएस के बैंक से आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है, तो वहां पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इसीलिए आईटी क्षेत्र में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। वही मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन की वजह से, जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने वाले हैं, तो इसकी वजह से शायद इंडिया में बैंक्स काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट रेट कटेगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जहां तक आपने FI सेलिंग की बात करी, तो मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 साल में हमने जब भी देखा कि FIs की मेजर सेलिंग आई, तो वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने काफी अच्छे तरह से शोल्डर करी। अगर वो सेलिंग आती भी है तो मैं समझता हूँ वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सिलेक्टेड पॉकेट्स में बाइंग करने के लिए, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया, एनर्जी क्षेत्र हो गया। तो मैं समझता हूँ ये 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कभी भी अगर FIs जो सेलिंग भी करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कंटिन्यूसली बाइंग आते हुए। और इन्वेस्टर्स को भी मैं समझता हूँ इसी तरह से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। ज्यादातर वो अपॉर्चुनिटी देखें लार्ज कैप में, जहां जहां जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं और जहां पर सेलिंग आ रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां पर बाइंग करने के लिए। स्मॉल कैप और मिड कैप क्षेत्र मुझे लगता है कहीं ना कहीं लार्ज कैप से भी महंगा है। तो अगर इस तरह से जो रुख रहेगा, जहां पर इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, रहेगा, तो छोटे मझोले शेयरों में ज्यादा सेलिंग आ सकती है। चलिए, लेकिन यहाँ पर बिकवाली जहां पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है, कंफर्टेबल जहां पर वैल्यूएशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर हो सकता है आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहरहाल दर्शकों से जुड़ना आप शुरू करते हैं और जैसे कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस शो में अगर आपको भाग लेना है तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हम लाइव हैं, यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डालिए। इस बीच दिल्ली से मेरे साथ जतिन मेहता जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग जतिन, कहाँ दिल्ली से बोल रहे हैं आप? बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना है। मैडम, मेरा एक्जिम टेली सिस्टम के 100 शेयर हैं 142 रुपए में जी, और मानिकशिया स्टील है 136 शेयर 160 रुपए में। इनको होल्ड करूं मैं या सेल करूं या ऐड करूं? 1-2 साल का नजरिया है। 1-2 साल का नजरिया, मुझे वही जानना था। ठीक है सौरभ, आपके पास आऊंगी। तो हम एक्सिकॉम टेली की बात कर रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस तो 142 है, मुनाफे पर है फिलहाल। सौरभ, देखिए, छोटी कंपनी है, ये कवर नहीं करते ये एक्सिकॉम टेलीकॉम और माइनक्सिया, बट जहां तक मैं समझता हूँ एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन भी थोड़ा ज्यादा है।
तो मैं समझता हूँ एक बार थोड़ा सा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से विशांत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विशांत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने अपना शेयर लिए थे, मैंने 28 नवंबर को इरेडा 57 पे ट्रेड कर रहा था उस दिन। तो जब मैंने 1 लाख शेयर लिए थे और अभी 2-3 महीने पहले जब ये 210 क्रॉस करा था तो मैंने 190 पे कुछ 25 के शेयर बेच दिए थे। तो अब मेरे को ये पूछना है, जो 75 के मेरे रिमेनिंग है, ये 210 220 जाएगा इरेडा? क्योंकि आज इसके रिजल्ट भी आए हैं तो 10% तो आज भी बढ़ा है। तो मुझे ये जानना 220 230 कब तक जाएगा? मेरा एक साल का कुछ है, इसमें रख सकता हूँ मैं होल्ड। हाँ, बहुत ही बढ़िया स्टॉक चुना आपने और सही समय पे चुना। मेन बात वो है कि टाइमिंग आपकी बहुत बढ़िया थी। उसके बाद जब अपने हाइस के पास पहुंचा, आपने कुछ प्रॉफिट भी बुक किया, वो भी आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो आपसे तो सीखने की जरूरत है, बहुत बड़ी लर्निंग आपसे हम लेके जाएंगे और हमारे दर्शकों को भी मिलेगी। और इस वक्त जो सवाल पूछने का टाइमिंग है आपका विशांत जी, वो भी बहुत ही बढ़िया है कि आज रिजल्ट आए हैं, स्टॉक चला है, तो ऐसे में क्या करें। सौरभ जी, इरेडा है इनके पास, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने 74 पे ले लिया था, काफी पहले की खरीद है, नवंबर के आसपास इन्होंने लिया था। उसके बाद होल्ड किया, मुनाफे पे निकले भी और अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में है। 75,000 शेयर्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो क्या करें, होल्डिंग अब कंटिन्यू रखें क्योंकि अभी ये 200 के ऊपर के लेवल्स चाह रहे हैं स्टॉक में। हालांकि नतीजे अच्छा है, उसके बाद ऊपर भी है स्टॉक, लेकिन क्या आप आगे भी इसको होल्ड करने की सलाह देंगे आप? देखिए, जो क्षेत्र है वो काफी प्रॉमिसिंग है और कंपनी उसी क्षेत्र में कारोबार करती है। जो बिजनेस नतीजे आए हैं वो भी काफी अच्छे आए हैं। जो डिसबर्सल है, जो लोन ग्रोथ है वो ठीक हुआ, अच्छा हुआ है। और बॉटम लाइन में भी 30% से ज्यादा की ग्रोथ है। इसीलिए हमने अच्छी तेजी आते हुए आज देखी। देखने वाली बात यह है कि वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, 6-7 गुना पे बुक वैल्यू पे स्टॉक चल रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आएगी। मैं समझता हूँ जिस तरह से इन्होंने पहले भी पार्शियल बुकिंग करी थी, इस तेजी का फायदा उठाए, थोड़े से यहाँ पर शेयर बुक करें और हर तेजी में 8-10-15% की जब भी तेजी आए थोड़ा थोड़ा बुक करते हुए चले। बाकी जो उनका नजरिया है 1-2 साल के हिसाब से, मैं समझता हूँ कि ये शेयर ठीक है, होल्ड कर सकते। आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, कुछ दर्शक हमें जो है YouTube पर भी सवाल अपने पूछ रहे हैं, उन्हीं में से किसी का सवाल हम यहाँ पर अपने शो में भी शामिल करते हैं। सौरभ, यूसुफ का एक सवाल लेना चाहेंगे हम। इन्होंने NCC खरीदा है 243 के भाव पर। ओके, मैं भी नोट डाउन कर देती हूँ। और इंडिया बुल रियल एस्टेट लिया है 133 पर। सौरभ, देखिए, एनसीसी में हमने कई क्वार्टर से एक टर्न अराउंड होते हुए देखा है। हालांकि लो मार्जिन कंपनी है, लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर है वो काफी अच्छा लगता है। स्टॉक्स इस सेक्टर के काफी अच्छा कर रहे हैं। लंबे समय के लिए अगर आपने लिया है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जहां तक इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात है, हम समझते हैं कि रियल एस्टेट का जो आउटलुक है वो काफी अच्छा है, खासकर प्रीमियम हाउसिंग में। उसमें जो कंपनियां हमें अच्छी लगती है, इंडिया बुल रियल एस्टेट हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन जो कंपनियां अच्छी लगती है वो प्रेस्टीज, DLF, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इस तरह की कंपनियां अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये सलाह दोनों ही स्टॉक्स पे इनको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। हमारे पास YouTube पर सवाल आया है आकाश जी का। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है इनके पास, 1000 शेयर्स 1797 पे इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक को और इनकी खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। 1779 पर लिया था और हो सकता है ये आज ही की खरीद, वैसे इनकी जान पड़ रही है, 1779 की इनकी खरीद है। क्या सलाह देंगे आप सौरभ जी, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पर इन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए, बिजनेस आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है। कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर बुक, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, लेकिन एग्जीक्यूशन अभी तक हमने देखा नहीं है। और उसी तरीके से अगर वैल्यूएशन पे नजर डालेंगे तो तकरीबन 17 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। अनलेस अनटिल आपका 3 से 5 साल का हराइजन है, मैं नहीं समझता कि वैल्यूएशन छोटे समय के लिए लेना ये स्टॉक सही रहेगा। अगर आपने छोटे समय के लिए लिया है तो ट्रेड करने के लिए लिया है तो मैं समझता हूँ आपको निकल जाना चाहिए, ये लेवल चेक कर लेने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल का आपको नजरिया जरूर रखना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। गुरुग्राम से विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास ना स्पंदना फाइनेंस के 1156 पे 36 शेयर हैं, तो मुझे इसमें जानकारी चाहिए, एवरेज कर लूं या मुझे निकलना तो नहीं है मैडम इसमें स्टॉप लॉस में। और HDFC बैंक है मेरे 1580 की खरीद पे 180 शेयर, और 2 शेयर और मैडम जियो फाइनेंस
और HDFC बैंक का खरीद, एक सेकंड सर, HDFC बैंक किस लेवल पर लिया है आपने? 1580 पे ले रखा है मैडम। 1580 पे, ठीक है। दूसरे स्टॉक्स आपने बताया जियो फाइनेंशियल्स और जियो फाइनेंशियल, इसके अलावा एक और स्टॉक कौन सा था आपके पास? HBL पावर। HBL पावर, 4 स्टॉक्स हैं आपके पास, ठीक है। कोशिश करते हैं सब स्टॉक्स में, सारे स्टॉक्स में सलाह लेने की। एक बार जियो फाइनेंशियल्स और HBL पावर पर भी आपको राय दिलवा देते हैं। पहले तो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, सौरभ जी आप चारों स्टॉक्स के बारे में बता दीजिए, थोड़ा इनकी मदद कर दीजिए, क्योंकि 4 स्टॉक्स में का पोर्टफोलियो इनका, और इसमें से मैं देख रही हूँ कि 3 स्टॉक्स तो फाइनेंशियल स्पेस से ही हैं। स्पंदना स्फूर्ति में इनको भारी नुकसान हो रहा है, 1156 से होल्ड कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि निकलना नहीं चाह रहे, और 878 पर आ चुका है ये स्टॉक। क्या लग रहा है आपको, बने रहना चाहिए, एवरेज करने की सलाह देंगे? HDFC बैंक भी है इनके पास, जियो फाइनेंशियल्स भी है और HBL पावर भी है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है इनको अपने पोर्टफोलियो में? जिस तरह से मैक्रोस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहने की संभावना है, तो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल एक अच्छी स्पेस है निवेश करने के लिए। स्पंदना की अगर बात करूं तो वैल्यूएशन उतनी ज्यादा नहीं है, हालांकि स्टॉक अच्छे से गिरा है, नतीजे भी ठीक ठीक ही थे, तो मैं समझता हूँ लंबे समय के लिए रख सकते हैं। HDFC बैंक में मैं समझता हूँ 2-3 क्वार्टर का और समय लगेगा। कंपनी डेलिबरेटली अपनी जो लोन बुक है वो धीरे बढ़ा रही है, विलय के बाद सिनर्जीज आ रही है, तो एक कॉन्ट्रेरियन बैठे एज ऑफ नाउ, पर 3 से 5 साल के लिए HDFC बैंक भी एक अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा आपने एक HBL पावर की बात करी थी, तो वहां पर मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा हो गए हैं। अगर आपको मुनाफा आ रहा है तो यहाँ पर बांध लेना चाहिए, तकरीबन 17 टाइम्स टू बुक वैल्यू। चौथा स्टॉक कौन सा बताया था? जियो फाइनेंशियल्स। जियो फाइनेंशियल पे मैं समझता हूँ कि कंपनी का जो आउटलुक है वो मैटर करता है। यहाँ पर अभी हालांकि बिजनेस नहीं है, लेकिन कंपनी रिलायंस समूह से आती है और बड़ा ही विस्तार की योजनाएं हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली ब्लैक रॉक के साथ टाई अप किए हैं वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ब्रोकिंग में वो आना चाहते हैं, फाइनेंस स्पेस में वो आना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि रिलायंस की जब भी एंट्री होती है तो बड़ी एंट्री होती है, उसी चीज को स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है। लंबा व्यू अगर आपने बनाया हुआ है तो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये है सलाम। HBL पावर पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप मुनाफे में हैं तो, अदरवाइज एग्जिट कर लीजिए। बाकी जो स्टॉक्स हैं जियो फाइनेंशियल्स, HDFC बैंक, इससे बने रह सकते हो। स्पंदना स्फूर्ति पर भी आपको राय दे दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बचत से आगे बढ़ते हुए अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए निवेश की रणनीति बनाएं। इस शो के जरिए हमारी मंशा या हमारी कोशिश यही है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में शेयर बाजार या उससे निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां हम दें। हमारे साथ एक खास मेहमान भी होते हैं जो आपके सवालों के सभी जवाब भी देते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस शो में भाग ले सकते हैं। सवाल आपको समझ में आ गए हैं, भले ही शेयर बाजार में प्रवेश करना हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हो, या शेयरों के अलावा म्यूचुअल फंड के जरिए अगर शेयर बाजार में आपको भागीदारी लेनी है या आपको आना है, तो आप ये सारे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका यह है कि एक QR कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, इसे आपको स्कैन कर लेना है। इसके जरिए आप एक WhatsApp नंबर पर जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर आपको अपने सवाल हम तक जो हैं वो पहुंचा देने हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो YouTube पर, क्योंकि हम लाइव हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं और एक एक करके हम आपके सवालों के जवाब देंगे लाइव हमारे आज के मेहमानों के जरिए। और आज हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ गए हैं, एंजल वन के राजेश भोसले और SMC ग्लोबल के सौरभ जैन। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और दर्शकों के सवाल लेने भी हम शुरू करेंगे, लेकिन उस बीच चलिए यहाँ पर कुछ अगर YouTube पर हमारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस बीच मेरे ख्याल से कॉलर जुड़ गए हैं मेरे साथ, RK साहू साहब भोपाल से। नमस्कार। नमस्कार मैडम, कैसे हैं सर? मैडम बहुत अच्छे हैं, आपका मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। अच्छा। और काफी आपसे मदद मिलती है, धन्यवाद आपको सर। इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बहुत बड़ा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और आपके एक्सपर्ट से बहुत सटीक हमको जानकारी मिलती है। धन्यवाद सर। मैडम मेरा क्वेश्चन है नजारा टेक्नोलॉजी में जी, जो गेमिंग इंडस्ट्री की जो लिस्टेड कंपनी है, हाँ। इसको 1 साल पहले मैंने इसको ओन किया था 550 रुपए में 100 शेयर। राइट मैडम इसके और मैंने पढ़ा था कि ये कंपनी जो है लीडिंग कंपनी है और इसमें राकेश झुंझुनवाला ने और मिस्टर निखिल कामत जो अपने इसके थे अपने जेरोदा के फाउंडर, इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। और अभी फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी इसको इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काफी मुहिम छेड़ी है जी कि हमारा स्वदेश में जो हमारे जो गेमिंग है उस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ावा है, और हाँ। लेकिन कुछ जीएसटी का कुछ इशू आया था मैडम, तो ये हाँ। स्टॉक गिरा हुआ था। हाँ। कुछ इनने फंड रेज भी किया था। हाँ। तो मैडम ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें नजारा टेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है और इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट 4 से 5 साल के लिए और मैं रखना चाहता हूँ। इसकी इंडस्ट्री और कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानना चाहता हूँ मैडम मैं। चलिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने काफी बारीकी से जिस कंपनी में पैसे लगाए हैं उसको आपने ट्रैक किया है, कौन कौन से इसमें इन्वेस्टर्स हैं, क्या क्या खबरों को लेकर डेवलपमेंट होती है। देखिए बहुत ही छोटी सी चीज है लेकिन बारीक से बारीक जानकारी, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई के पैसे इसमें लग रहे हैं, तो जहां आपकी कमाई लग रही है वहां पर उसको ट्रैक करना तो बनता ही है। तो साहू साहब वहां पर आपको मुबारकबाद। आपको सलाह मैं दिलवाती हूं सौरभ से। सौरभ, कंपनी अच्छी है और तब आपकी एक्विजिशंस को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, इनका नजरिया भी 4 से 5 साल का है, प्राइस पॉइंट भी इनकी बढ़िया है 550 की। किस तरह से आपका नजरिया बैठ रहा है इस कंपनी के डेवलपमेंट्स को लेकर, और जिस तरह से हम इस पूरे क्षेत्र का एक विस्तार देख रहे हैं और जिस तरह का तवज्जो सरकार की ओर से भी आ रहा है, आने वाले समय में तो ये पूरा क्षेत्र और भी डेवलप होगा और भी विकसित होगा। जी, अभी ये क्षेत्र काफी छोटा है और हाँ। इसीलिए जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफी ऊपर दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी जो टैक्स कंप्लायंसेस के जो इशू वो भी आ गए हैं, जिस तरह से अभी पीछे भी खबरों में था, तकरीबन जो गेमिंग इंडस्ट्री है इसने तकरीबन 60,000 करोड़ का घपला है और जितने भी विभाग हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिस तरह की इन तरह की कंपनियां जो लिस्टेड स्पेस में है। अगर आप बात करें नजारा टेक्नोलॉजी की तो और इस तरह की जितनी भी कंपनियों को, तो जो केसेस चल रहे हैं वो इतने बड़े बड़े केसेस हैं कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या इनकी नेटवर्थ है, अगर वो इनको पैसे देने पड़ गए तो इनकी इंडेटेडनेस हो जाएगी, इनको उधार लेके भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। और जहां तक की ग्रोथ की बात करें तो शायद इसी वजह से ग्रोथ भी अब कम हो गया है, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो कम हो गया है। नजारा की बात करें तो पिछले साल जो तकरीबन 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, इस साल भी तकरीबन उसी रेंज में है। इसीलिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। पहले ये तकरीबन 1,000 रुपए बिका हुआ स्टॉक आज वो नीचे है, वो इसी वजहों से है। फिर जो इनका ओवरऑल सिनेरियो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है या जो टैक्स अथॉरिटीज की वजह से है, जब तक वो नहीं सुधर जाता, मैं समझता हूँ कि एक कॉन्ट्रेरियन बेट रहेगी, इन पे सेलिंग प्रेशर बिल्कुल बना ही रहे। सलाह यही है कि आप और ऐड ना करें, और जब तक ये क्लाइमेट क्लियर नहीं होता तब तक कह पाना बहुत मुश्किल है कि आप तो इन्वेस्टमेंट पैसा दे भी पाएगी या नहीं। ठीक है, तो ये है सलाह नजारा टेक पर आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मुलुंड से कल्पना ठाकर जुड़ी हैं। कल्पना जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरा सवाल TVSL पे है। पॉपुलर व्हीकल IPO पे मुझे अलॉटमेंट हुआ था 50 शेयर। हेलो। ओके, IPO के भाव से तो काफी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। हाँ वही, तो अभी मुझे सलाह चाहिए, क्या करूं? ठीक है, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये अप्रैल की ही आसपास की लिस्टिंग है। माफ कीजिएगा, मार्च के आसपास इसका IPO आया था, उस समय की लिस्टिंग है ये, और वहां से तो ये स्टॉक काफी टूट चुका है। 295 पे दिया था, इस समय 242 के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि आपको ज्यादा नुकसान नहीं क्योंकि शेयरों की संख्या भी कम है। तो सौरभ जी आप ही सलाह दीजिए, क्योंकि IPO अभी हाल ही में आया है, नुकसान में है, लेकिन कंपनी कैसी लग रही है आपको? होल्ड करना चाहिए? देखिए, नई कंपनी है, वैसे तो ट्रैक नहीं करते, पर जहां तक मुझे याद आता है कि ये कंपनी एक कार डीलर के रूप में, इनके काफी सारे शोरूम्स हैं, प्रीमियम गाड़ियों में भी कंपनी काम करती है। मैं समझता हूं कि मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स की वेट करें। वैल्यूएशन का एक भी कंसर्न था, थोड़ा महंगा आया था, शायद लिस्टिंग भी उतनी प्रीमियम पे नहीं हुई थी और उसके बाद अब दबाव आते हुए देखा। एक बार मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स देख लें, अर्निंग्स कैसी आती है, फिर सोचें, फिर पुनः विचार करें कि रखना है या बेचना। YouTube पर हमें एक दर्शक का सवाल आया है। इनके 3 सवाल हैं, 3 स्टॉक्स पर सवाल है इनके। पहला तो बंधन बैंक है, 199 पर
199 के भाव पर इन्होंने 200 शेयर्स लिए हुए हैं बंधन बैंक के, और इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक भी है इनके पास, 585 शेयर्स लिए हुए हैं, 34 रुपए के भाव पर इनकी खरीद है। तो दो स्टॉक से वैसे सवाल तो और भी है, लेकिन बंधन बैंक पर राय दिलवा देते हैं और साउथ इंडियन बैंक पर भी राय दिलवा देते हैं, क्योंकि दोनों में इनको नुकसान हो रहा है। सौरभ जी, कैसे लग रहे हैं आपको, ये दोनों ही बैंक बने रहें या फिर थोड़ा बदलाव करें? देखिए, बंधन बैंक उतना अच्छा नहीं है, नतीजे भी वहां पर कई क्वार्टर से नरम आ रहे थे। कंपनी के एनपीए को लेकर बाजार हमेशा थोड़ा चिंता में रहता है, और अभी रिसेंटली जो इनके कंपनी के एमडी थे, उनके स्टेप डाउन के बाद हमने फिर पुनः सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, क्योंकि कमान कौन संभालेगा जो मेजर बैंक की, तो उसके ऊपर अनिश्चितता आते हुए और सेलिंग आते हुए देखी स्टॉक में। समझता हूँ इसमें से आपको निकल जाना चाहिए। इसके अगर यहाँ से बैंकिंग क्षेत्र में पैसा लगाना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्यादा अच्छे बैंक रहेंगे। साउथ इंडियन बैंक एक छोटा बैंक है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो ठीक है, चाहे तो आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। प्रेम कुमार साहब पंजाब से फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। आपको स्मॉल कैप शेयरों में 1 लाख रुपए लगाने हैं? हाँ जी मैम। ओके, इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का? नहीं मैम, मैं अभी नया ही लेटेस्ट जुड़ा हूँ जी। और सीधा स्मॉल कैप क्यों? थोड़ा लंबी अवधि के लिए रख सकूं, जो अच्छा हो लगे। जोखिम ले सकते हैं आप, मतलब 2-3 साल, 4 साल। 2-3 साल तो आप ठीक है, वो तो बढ़िया आपका टाइम फ्रेम है। आप जोखिम कितना उठा सकते हैं? नहीं, अगर अच्छा होगा तो मैं ले लूंगा, इधर थोड़ा अच्छा, नहीं तो कोई और बता दीजिए मैम। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जुड़ा हूँ, पर मैंने इच्छा थी कि शेयर मार्केट में थोड़ा। चलिए, मुबारकबाद, आपने सोचा कि शेयर बाजार में आप पैसे लगाएं। आपकी जो अप्रोच है वो भी लंबी अवधि की है, 2 से 3 साल, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन सीधा क्या स्मॉल कैप से शुरू करना चाहिए? क्योंकि आप नए हैं तो बहुत जरूरी है कि आप भी थोड़ा सा होमवर्क करें अपने एंड में, हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और कुछ पढ़ाई लिखाई भी करें, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ कैसे शेयर बाजार में जोखिम होता है, कहाँ आपको कितने समय के लिए किस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही, उनसे मैं राय भी ले लेती हूँ। तो सौरभ, मैं दोनों से ही राय लूंगी आपके लिए, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, दोनों की ही पिक्स यहाँ पे जानेंगे। सौरभ, इनकी मंशा है स्मॉल कैप शेयरों में पैसे लगाने की। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हाई रिस्क हाई रिटर्न जो कि स्मॉल कैप को लेकर इन्वेस्टर्स में हमेशा होता ही है। जल्दी मुनाफा कमाने की एक मंशा होती है। शुरुआत क्योंकि ये कर रहे हैं, तो कैसे 1 लाख रुपए को विभाजित करें? अक्रॉस मार्केट कैप्स अगर रणनीति बनानी हो तो स्टॉक चॉइस क्या होनी चाहिए और सोच क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 स्टॉक भी ले सकते हैं 1 लाख रुपए में, और डिफरेंट सेक्टर में पैसे लगा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र जैसे हमें काफी अच्छा लगता है, तो वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये चयन कर सकते हैं। तकरीबन 60 रुपए 65 रुपए के आसपास का स्टॉक होगा, वहां पर ही 15 से 20 हजार रुपए लगा सकते हैं। पावर क्षेत्र हमें काफी अच्छा लगता है, वहां पर सतलुज जल विकास निगम तकरीबन 125 रुपए का स्टॉक होगा, वहां पर ये पैसे लगा सकते हैं। ऑटो एंसिलरी हमें काफी अच्छे लगते हैं। तकरीबन एक वहां पर शेयर है संसेरा इंजीनियरिंग, तकरीबन 1060 रुपए का शेयर है, वहां पर ये 15 से 20 हजार रुपए लगा सकते हैं। ट्रांसमिशन क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है, पावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल, यहाँ पर वो पैसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पैसे को ये विभाजित कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स। तो ये है सलाह आपके निवेश पर। कुछ स्टॉक्स आपको बताए हैं, उस पे आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, जहां पर जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे आप स्कैन कर रहे हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब के कुछ दर्शक हैं, बीरेंद्र महतो साहब का सवाल मैं लेती हूं और वेदांता खरीदा हुआ है इन्होंने। सौरभ, इनकी बाइंग प्राइस ये बोल रहे हैं 234। देखिए, ओवरऑल जिस तरह से कमोडिटी साइकिल ऊपर चल रही है, जिस तरह से अभी वॉर लगी हुई है, चाइना का कुछ डेटा अच्छा आ रहा है, कुछ प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम है, उसका खासा फायदा वेदांता को मिल रहा है। इसीलिए स्टॉक की हमने रीरेटिंग होते हुए देखी, स्टॉक में एक अच्छी मूव आते हुए देखी। अगर इसी तरीके से सिनेरियो चलता है तो मैं समझता हूँ कि आप लंबा समय रखेंगे तो और भी पैसे बन सकते हैं। अगर आपने छोटी अवधि के लिए लिया है तो मैं समझता हूँ इस तेजी का फायदा उठाएं और थोड़ा मुनाफा वसूली करें। ठीक है, तो ये है सलाह वेदांता पर आपके लिए।
यूट्यूब पर एक और सवाल है प्रियांशु शर्मा का, चेन्नई पेट्रो पर सौरभ 232.75 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है 8,500 शेयरों की। जी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से तेल के ये एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जिसको ऑयल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये जब ओवरऑल सिनेरियो अच्छा होता है, जीआरएम बढ़ रहे होते हैं और क्रूड बढ़ रहा होता है तो इनको खासा फायदा होता है, तो उस हिसाब से एक टैक्टिकल प्ले है, आप बने रह सकते। ये है सलाह इस स्टॉक पर। इसी के साथ सौरभ आपका, राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके सवालों के आपने जवाब दिए।